नारायण नारायण। आदरणीय भाइयों और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण। हमारी प्रार्थना, हे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। थमा दीजिए अपना हाथ नारायण के हाथ में, नारायण नारायण बोल दीजिए। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारा पिछला सप्ताह बीता त्योहारों के साथ। पहले धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, फिर नया साल, फिर भाई दूज। लगातार त्योहार चलते रहे। वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, पर अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सारे के सारे त्योहार नहीं मनाते। लेकिन जो पिछले सप्ताह जो त्योहार गए, ये निश्चित है कि हर एक व्यक्ति ने, जो हिंदू है, उसने तो ये त्योहार मनाया ही होगा, और बहुत भाव और चाव के साथ। कारण स्पष्ट है कि इस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है हमारा समृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हम लोग इस त्योहार को बहुत चाव और भाव के साथ मनाते हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। आपने पूजा की होगी, प्रार्थना किया होगा, जप किया होगा, कितना अभिषेक किया, कुछ कुछ किया होगा इन 5 दिनों में, ताकि समृद्धि घर आए। अध्यात्म गुरु राघव कहते हैं कि जो कुछ भी इन 5 दिनों में आपने किया, पूजा किया, हवन किया, प्रार्थना की, मंत्र जपे, जो भी कुछ भी आपने, ये आपने महज बीज बोया है, सुख, शांति, समृद्धि आपके जीवन में आए इसलिए। तो क्या सिर्फ बीज बो देने भर से आ जाता है क्या? काम हो जाता है क्या? उसे हमें सींचना भी होता है, खाद पानी भी देना होता है। तो किस तरह का खाद पानी आपको देना होगा, ये बताएंगे अध्यात्म मिश्र राघव, ताकि जो बीज आपने बोया है वो फलित हो। जिस भाव से बोया है, जिस कामना के साथ बोया है, वो कामना आपकी पूरी हो, फलदायी हो, और आप जो चाहते हैं उन चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर सकें। तो पहला संदेश आपके पास श्रीमती अनामिका के माध्यम से चीजें आपको पकड़नी है कि आपको क्या करना होगा, ताकि जो बीज आपने बोया है वो फलित हो। श्रीमती अनामिका के माध्यम से पहला प्रसंग हमारा। श्रीमती अनामिका लिखती हैं कि मेरा बेटा यश 11 महीने का हो चुका था।
अगले महीने उसका जन्मदिन होना था, पहले साल का। हमारे परिवार ने निर्णय लिया कि यश का जन्मदिन बहुत जोरों के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। खैर, ये सेलिब्रेशन तो हमारे लिए होना था क्योंकि वो तो भी बहुत छोटा था। जो ये निर्णय लिया गया कि अगले महीने यश का जन्मदिन जोरों के साथ मनाएंगे, तैयारियां शुरू हो गई। और मेरी सासू माँ ने तो एक नया ट्रेंड चालू कर दिया उसके बर्थडे के 20 दिन पहले से, कि रोज बाजार से एक कप केक खरीद के लाना, छोटा सा एक कैंडल लानी, और रात को डिनर के बाद डाइनिंग टेबल पर उस कप केक को रखना, उस पर मोमबत्ती रखनी, मोमबत्ती को जलाना, यश को लेना, उसे फूंक मारना सिखाना, उसे केक कट करना सिखाना। फिर पकड़ के केक काटा जाता, हम सब तालियां बजाते और म्यूजिक बजाया जाता, गाना बजाया जाता। माँ का ये कहना था कि इस तरह वो 20 दिन में एकदम एडजस्ट हो जाएगा। जब उसका बर्थडे मनाया जाएगा वो आसानी से फूंक भी मार पाएगा, केक भी काट पाएगा। लिखते अनामिका कि ये बात लगभग 25 साल पहले की है। आज मेरा यश 25 साल का हो चुका है, 25 साल पहले की है, पर आज भी हमें जो कि त्यों वो चीज़ें सारी याद हैं। उस वक्त जब हम केक काटते थे, कप केक काटते थे और जो आनंद लेते थे, उस वक्त की वो घटना हमें आज भी जो कि तो याद होने की वजह से हम आज भी उस घटना का उतना ही आनंद लेते हैं। आगे लिखते हैं अनामिका कि जो हमने यश का पहला जन्मदिन मनाया, इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला कि हमें परिवार के सदस्यों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, साथ ही साथ समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, समाज को हम क्या सहयोग दे सकते हैं। खैर, यश का बर्थडे तो, पहला बर्थडे तो बहुत जोरदार मना। आगे लिखती है अनामिका कि जब बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम घर पहुंचे तो यश के पापा और दादाजी पूरी तरह थक चुके थे। वो तो अपने अपने कमरों में जाके सो गए। बच्ची मैं, यश और उसकी दादी। यश शाम के वक्त पावर नैप ले चुका था, वो फ्रेश था, खेलने के मूड में था, और हम लोग भी अच्छे खासे, क्योंकि चूंकि बर्थडे पार्टी बहुत ग्रैंड सक्सेस रही थी, हम भी फ्रेश थे। मैंने और सासू माँ ने सोचा कि जो उपहार मिले हैं सारे खोल के देखते हैं किसने क्या क्या दिया। सारे खिलौने खोले गए। सारे खिलौने खुलने के बाद पूरे कमरे में खिलौने फैले हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम खिलौनों की दुकान के बीच बैठे हुए हों। अब बचे लिफाफे, जो कैश लिफाफे यश के हाथ में लोग थमा कर गए थे। वो पूरा बंडल मेरी सासू माँ के हाथ में था। मेरी सासू माँ एक पेपर लेकर आई, पेन लेकर आई और मेरे हाथ में थमा दिया। खुद लिफाफों को खोलती और मुझसे नाम बताते कि इसने इतना रुपया दिया है, तुम लिखती जाओ। मैं लिखती जा रही थी। जब सारे लिफाफे खुल गए, अच्छा खासा बंडल नोटों का जमा हो गया, तब उसमें रबर लगा के मेरी सासू माँ ने मेरे हाथ में थमा दिया कि तुमको जो करना है करो, ये नोट रखो। मैं सोचने लगी क्या करूं। सामने ही एक गुल्लक पड़ी थी, स्कूल बस के शेप की, येलो रंग की। मैंने माँ से पूछा इसमें रुपया डाल दूं क्या, ताकि यश का रुपया इसमें जमा होता चला जाएगा। बोला हाँ। अब हमने तीनों ने मिलकर नोट मोड़ना शुरू किया और उसमें डालना शुरू किया। पूरे रुपए उसमें भर दिए गए। इसके बाद तो एक रीत से चली गई हमारे घर, चल पड़ी हमारे घर में कि जब भी यश के हाथ में कोई भी पैसे थमा के जाता, उसके हाथ से हम लेते और उसकी मिनी बस बैंक यानी गुल्लक में डाल देते। थोड़ा सा यश बड़ा हुआ कि खुद ही जैसे उसे पैसे मिलता, भागकर खुद ही अपने गुल्लक में पैसा जमा कर देता। लिखते आगे अनामिका कि मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जब यश 3 साल का था, उसके दादाजी ने उसके हाथ में रुपए पकड़ाए। वो भागा अपने गुल्लक में रुपए डालने के लिए, पर रुपए मोड़ने के बाद भी उस गुल्लक के भीतर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि गुल्लक ठसाठस भर चुका था। मैंने माँ से पूछा क्या करना चाहिए। बोला खोलो और निकाल लो। पूरा पूरा गुल्लक चाबी से खोला गया, उसमें से सारे नोट निकाले गए और पूरा अंबार लग गया नोटों का। इतने सारे नोट थे। मेरे ससुर जी ने नोटों को बड़े जतन से सीधा किया। 1000 का नोट, 500 का नोट, पूरे बंडल बनाए, रबर लगाया, मेरे हाथ में थमा दिया। सामने गुल्लक थी, मेरे हाथ में नोटों का बंडल था। मुझे अपना बचपन याद आ गया। लिखती अनामिका कि जब भारत आजाद हुआ था, मेरे पिताजी पाकिस्तान से भारत लौट आए थे अपने परिवार के साथ, और उस वक्त कुछ भी नहीं था मेरे पिताजी के पास। रातों रात वे बेघर हो गए थे।
अक्सर मेरे पिताजी बताया करते थे कि कैसे रात रात भर लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर वो पढ़ाई करते थे और किस तरह उन्होंने इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। न सिर्फ खुद ने मेहनत करके खुद की पढ़ाई पूरी की, अपने भाई बहनों को भी पढ़ाया। लिखती है अनामिका कि मेरे पिताजी एजुकेशन को बहुत अधिक महत्व देते थे। उनका कहना था कि एक एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो जीवन सजाती है, संवारती है, सुंदर बनाती है। मुझे आज भी अच्छे से याद है, लिखती है अनामिका, कि मुझे आज भी अच्छे से याद है जब हम छोटे छोटे थे, हमारे घर जब कोई मेहमान आता, मेरी मासी आती, मेरी मामी आती, चाची आती और हमारे हाथ में रुपया थमा के जाती, तो झट वो रुपया हमसे ले लिया जाता और एक बटवे में जमा कर दिया जाता। फिर ये पैसा काम आता गरीब बच्चों की एजुकेशन की फंडिंग करने में। जो हमारे हेल्पर्स होते, हेल्पर के बच्चे, वॉचमैन के बच्चे, पोस्टमैन के बच्चे, उस पैसों से उन बच्चों को पढ़ाया जाता। मेरे पिताजी इतने पर्टिकुलर थे उन एजुकेशन के प्रति कि जो हेल्पर के बच्चों की फीस भरवाने की जब बात आती, खुद जाते स्कूल में फीस भरवा के आते और पूरे साल उन बच्चों पर निगरानी रखते कि कैसी उनकी ग्रोथ चल रही है, उनको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। और मुझे वो दृश्य आज भी अच्छे से याद, लिखती है अनामिका, कि मेरी माँ कैसे समर वेकेशन में डजन डजन भर यूनिफॉर्म खरीद के लाया करती उन हेल्पर्स के बच्चों को देने के लिए। बंडल की बंडल बुक्स हमारे घर में आती, किसके लिए? उन बच्चों की एजुकेशन के लिए। ऐसे वातावरण में मैं पली बढ़ी। मैंने ये बात जब अपनी सासू माँ को बताई, लिखती है अनामिका, कि जब मैंने अपनी सासू माँ को बताई कि कैसे वातावरण में हम एजुकेशन के वातावरण में पले बड़े हैं, ये सुनकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उनका ये कहना था कि तुम भी ऐसा कोई अच्छा काम करो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, तुम्हारे हाथ में बच्चों पैसे हैं हाथ में देने के लिए। उन्होंने अपने बेटे यानी यश के पापा को भी इसके लिए तैयार कर लिया। उन्होंने भी हामी भर दी। मैं तो खैर ऐसे वातावरण में पली बड़ी थी। यश के दादाजी को पूछा गया, उन्होंने भी अपनी हामी दर्शा दी। अब सबसे पहला हमारा काम था कि हम कौन से स्कूल से संपर्क करें ताकि बच्चों की एजुकेशन के लिए वहाँ पर पैसा जमा कराया जा सके। सबसे पहले हमने हमारे फैमिली डॉक्टर डॉक्टर हरी से संपर्क किया, जिन्होंने कुछ समय पहले ही हमारे घर के नज़दीक एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल खोला था। मैं और यश के पापा वहाँ पर गए, उन्हें अपनी मंशा बताई कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप देके स्पॉन्सर करना चाहते हैं। सुनकर बड़े खुश हुए, बोले यदि आप स्पॉन्सर करेंगे तो कोई गरीब बच्चा भी इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में पढ़ाई पूरी कर लेगा। और इसके बाद उन्होंने पूरी स्कूल की जो व्यवस्था थी, अपनी सारा सिस्टम बताए, व्यवस्था बताई कि कैसे कैसे किन किन बच्चों को वो स्पॉन्सर करते हैं और कैसे स्कॉलरशिप उनके स्कूल में दी जाती है। उन्होंने जो सिस्टम अपने स्कूल का बताया, उससे हमें वो चीज़ें समझ में आई, स्वीकार भी हुई, हमने उन्हें आम भी बढ़ती और इस तरह हमारी एजुकेशन यात्रा, लिखती है अनामिका, शुरू हो गई। अब हर साल हमारे यहाँ हर महीने स्कूल में पैसे डाले जाते और हर साल समर वेकेशन के पहले, समर वेकेशन के वक्त एक त्यौहार सा मनाया जाता। हम सारे परिवार के सदस्य एक जगह बैठते, यश के दादाजी, यश की दादी, मैं, यश और उसके पापा, और वो गुल्लक खोला जाता, सारे रुपए निकाले जाते, उन रुपयों को गिना जाता। यश के गुल्लक में कितने रुपए निकले, उन रुपयों को गिना जाता। फिर यश के पापा उतना ही रुपया, जितना रुपया उस गुल्लक में से निकलता उतना ही रुपया यश के पापा भी देते, यश के दादाजी भी देते और अच्छी खासी रकम जमा हो जाती और ये रकम जाकर स्कूल में जमा करवाई जाती हेल्पर के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे हमारे घर में ये आशीर्वाद भरी पार्टनरशिप भी शुरू हो गई। लिखती है अनामिका, मेरी आंखों के सामने कई बच्चे ग्रेजुएशन पूरा करके गए और आज जब मैं यश की बड़ाई सुनती हूँ लोगों के मुंह से कि बहुत होनहार है, ब्रिलियंट है, सिंसियर है, रिस्पॉन्सिबल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी उन जो बच्चों को हमने पैसा दे के पढ़ाया था, जिनकी फीस भरी थी, उनके पेरेंट्स की तो दुआएं मिल रही हैं मेरे बच्चों को। उसी की वजह से तो मेरा बेटा आगे आगे जाता जा रहा है। यही देख देख के मैं सोच रही हूँ कि जो अच्छे कार्य हम करते हैं वो इस तरह हमारी ज़िंदगी में फलित होते नज़र आते हैं। ये तो थी
अनामिका की कहानी कि किस तरह का खाद्य पानी उसने डाला जो फलित होता चला गया। अब सुनते हैं मिस्टर अरुण के माध्यम से। पानी पिलाओ। मिस्टर अरुण की बात करते हैं, उसके पहले चलते हैं कल्याण मासिक पत्रिका जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। उनके वार्षिक अंक में श्री रामलाल जी शर्मा के लिखे एक प्रसंग के साथ पास श्री रामलाल जी शर्मा लिखते हैं, जो श्री रामलाल जी जोशी लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग कि मैंने अपने जीवन काल में सिर्फ 2 बार बिना किसी आशा की उम्मीद किए, बिना किसी स्वार्थ के सेवा की, और वो सेवा इस कदर फलित होगी मुझे भी उसकी कल्पना नहीं थी। क्या लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में 2 व्यक्तियों की निस्वार्थ सेवा की जो इस कदर फलित होकर मेरे जीवन में आएगी, मैंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। लिखते हैं श्री रामलाल जी जोशी कि बात उन दिनों की है जब मैं जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी किया करता था। उन दिनों मेरे ऊपर कोई जायदाद का केस चल रहा था। जायदाद हमारी थी पर विरोधी पार्टी उस पर कब्जा बनाए बैठी थी। विरोधी पार्टी धनवान थी, बलवान थी। बारंबार केस की डेट आगे सरकाती जा रही थी। मैं बहुत अधिक मानसिक तनाव में रहा करता था क्योंकि मेरे पास न तो पैसा था न ही बल था उस केस को जीतने के लिए, हालांकि जमीन मेरी खुद की थी। लेकिन कितने ही तनाव में रहने के बावजूद, परेशानियां झेलने के बावजूद भी मेरा ये स्वभाव था कि मैं उसका असर अपनी ड्यूटी पर आने नहीं देता था। चूंकि मैं कंपाउंडर था, एक वार्ड मेरे अंडर में था। उस वार्ड में एक बुजुर्ग व्यक्ति एडमिट थे, कई समय से अस्वस्थ चल रहे थे। मैं देखता कि उनका बेटा शाम के वक्त आता, दवाइयाँ लेकर, भोजन लेकर, रात भर रुकता, सुबह जल्दी निकल जाता। मुझे पता चला कि वो सवाई माधोपुर से रोज 2 घंटे की रेल यात्रा करके आते हैं और न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं। दिन भर अदालत में ड्यूटी देना, शाम को रेल यात्रा करना, पिताजी की सेवा करना, वापस 2 घंटे की यात्रा करके सवाई माधोपुर जाना। एक दिन मैंने उनसे कहा कि भैया आप इतने परेशान होते हैं, दिन भर आपको अदालत में ड्यूटी देनी पड़ती है, 2 घंटे की ट्रेन में आप यात्रा करके यहाँ पर आते हैं सेवा देने अपने पिताजी को, सुबह आपको जल्दी निकलना होता है, इतना बिजी व्यस्त होना पड़ता है। इससे बेहतर ये होगा कि कल से आप रोज ना आया करें, आप शनिवार रविवार आकर रुक जाया करें, बाकी 5 दिन आपके पिताजी की सेवा मैं कर दूंगा, देख रेख मैं कर दूंगा। मैंने उन्हें यह भी समझाया कि चूंकि आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं, आपके जाने के बाद डॉक्टर विजिट देता है, दवाइयाँ लिख के देता है, पूरे 8-10 घंटे आपके पिताजी को बिना दवाइयों के रहना पड़ता है क्योंकि आप आने के बाद दवाइयाँ खरीद के लाते हैं, एक लंबा समय निकल जाता है। तो बेहतर होगा कि आप मेरे पर भरोसा करके छोड़ दीजिए, आप खाली शनिवार रविवार के दिन आया कीजिए। लिखते हैं श्री रामलाल जी कि मेरे बेहद आश्वासन देने के बाद वो मान गए, उन्होंने हामी भर दी। और इसके बाद मेरी दिनचर्या शुरू हो गई कि सुबह जब मैं अपने घर से निकलता, रास्ते से ताजे फल खरीदता, दवाइयाँ खरीदता, अस्पताल पहुँचता, उन्हें काट कर खिला देता। और एक चपरासी से मैंने बात करके रखी थी, कुछ रुपए बांध दिए, वो चपरासी उनके गरम गरम पानी से आके उन्हें नहला देता, उनका बिस्तर ठीक कर देता। एक धोबी से मैंने बात कर ली थी उनके कपड़े धुलवाने के लिए। इस तरह सारी व्यवस्था हो चुकी थी। और कैंटीन, चूँकि मैं बरसों से वहाँ नौकरी कर रहा था, तो अस्पताल में जो कैंटीन थी उसमें सारे लोग मेरे परिचित थे। उनसे कहकर मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए कभी दलिया, कभी खिचड़ी, कभी दाल फुल्का गरम गरम बनवा के उन्हें खिला देता। और दिन भर में जब मुझे समय मिलता, मैं जाकर उनके पास बैठ जाता, कुछ दुख सुख की अपने कह देता, कुछ दुख सुख की उनकी बात सुन लेता। इस तरह समय बीतता जा रहा था और मेरी सेवा रंग लेकर आई। जो व्यक्ति कई महीनों से अस्पताल में एडमिट थे, 27 दिन में पूरी तरह स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ होकर वो जा रहे थे बुजुर्ग व्यक्ति, तो उन्होंने मुझे एक अच्छी खासी रकम
पारितोषिक के रूप में देनी चाहिए। मैंने ये कह के उन्होंने मना कर दिया कि मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया है, ड्यूटी पूरी की है, मैं एक भी पैसा आपसे नहीं लूँगा। उनके बेटे ने भी, जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, मुझे कुछ रकम देने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि मैंने जो आपको वचन दिया था, मैंने वो वचन पूरा किया है, मैं आपसे अतिरिक्त पैसे नहीं लूँगा। जब वो जा रहे थे तो मुझसे बोले कि तुम्हारे भाव जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, तुमने मेरे पिताजी की बहुत सेवा की, तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी ठीक हुए हैं, कभी भविष्य में मेरे से कोई भी काम होगा तो जरूर से कह देना। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि मेरा आपसे क्या काम पड़ेगा, मैं छोटे से जयपुर के निकट एक विराट नगर, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रहता हूँ। सवाई माधोपुर मेरा आना जाना नहीं है, और आप जैसों से मेरा कोई काम पड़ने वाला भी नहीं है। आप यदि कभी इधर आएंगे तो मुझसे ज़रूर से मिलिए, यही विनती है मेरी। इतनी भर हमारी बातचीत हुई, वो चले गए। तो उनका कहना है कि जो भी आप मदद करते हैं, दूसरों की सेवा देते हैं, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, समय रहते फलित होती ही होती है, होती ही होती है, होती ही होती है। अब आते हैं मिस्टर अरुण की बात पर। मिस्टर अरुण लिखते हैं कि जो ही मैंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की, मुझे दिल्ली में एक बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। मैं मुंबई का रहने वाला, अब मुझे मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना था। ऐसा नहीं है कि कभी मैं मुंबई से बाहर नहीं गया, बहुत बार जा चुका हूँ मुंबई के बाहर, पर इस बार मुझे एक लंबे समय के लिए जाना होगा, अपने घर को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपना जॉब ज्वाइन करने के लिए। जब मैं दिल्ली पहुंचा, मैं बहुत अधिक एक्साइटेड था अपने लिए घर देखने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए, और विशेष एक्साइटेड इसलिए भी था, उत्साहित इसलिए भी था कि मुझे कोई रोका टोकी करने वाला नहीं था, जैसा मैं चाहूँ मैं वैसा कर सकता था। पर सामान खरीदते वक्त, घर मैंने ले लिया भाड़े पर, सामान खरीदते वक्त मुझे एक बात का जरूर एहसास हुआ कि आज तक मैं कितनी सारी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। क्योंकि अब जो सामान मैं खरीदता, मुझे पता था कि जो सामान मैं खरीदूंगा संभाल के भी मुझे ही रखना होगा, जो घर में मैं इतना संभाल के नहीं रखता था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो मेरे सामने आई, वो आई भोजन की। क्योंकि मुझे भोजन पकाना नहीं आता था, या तो बाहर जाके होटल में खा कर आओ या पार्सल लेकर आओ। लिखते हैं मिस्टर अरुण कि मैं उन दिनों की बात करना हूँ जब इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, न ही ऐसा कोई ऐप था कि आप ऑर्डर कर दीजिए घर में भोजन आ जाएगा। भोजन करना है बाहर जाके ही करना होता था, या पार्सल लेकर घर आओ। आगे लिखते मिस्टर अरुण कि जब मैं मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था, मेरे पिताजी ने मुझे एक फ़ोन नंबर दिया था हमारे दूर के परिचित का, जो कि दिल्ली में ही रहते थे, और मुझसे कहा था कि उनसे संपर्क करना, उनसे मिल के जरूर आना। और बारंबार जितनी बार मुंबई से फ़ोन आता, उतनी बार मेरे पिताजी मुझे इंसिस्ट करते, दबाव डालते कि उन्हें फ़ोन करो, उनसे मिल कर आओ। एक दिन की बात, मैंने उन्हें फ़ोन किया जो दूर के परिचित थे। फ़ोन पर उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बातचीत की और मुझे वीकेंड यानी रविवार के दिन आने का निमंत्रण भी दे दिया घर आने के लिए। मेरा मन, लिखते हैं आगे मिस्टर अरुण, कि मेरा मन बिल्कुल भी उनके घर जाने का नहीं था, क्योंकि एक तो उनका घर बहुत दूर था, दूसरा बहुत दूर के परिचित थे, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। पर चूंकि पिताजी के दबाव डालने पर मैं उनके घर के लिए रवाना हुआ, लोकल बस पकड़ी, उनके घर पहुंचा। और जब उनके घर पहुंचा, उन्होंने बहुत प्रेम से आवभगत की, बहुत अच्छा वेलकम किया, और मैंने देखा कि बहुत बड़ा परिवार एक साथ रहता है। बूढ़े माता पिता, उनके 3 बेटे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, पूरा परिवार एक साथ रहता था। देखकर मुझे अच्छा भी लगा। थोड़ी देर उन्होंने इधर उधर की बातें की, इसके बाद मुझे अपने साथ डिनर करने का न्योता दिया। मैं संकोच में था, मैंने मना कर दिया, पर वो दबाव डालने लगे तो मैं उनके साथ टेबल पर भोजन करने बैठा।
जो ही थाली मेरी परोसी गई, मैं खुश हो गया कि आज मुझे घर का बना खाना खाने मिलेगा, बहुत दिनों बाद। अभी तक तो होटल का ही चल रहा था। और खाना परोसते वक्त मैंने उनमें खासियतें देखी कि भोजन तो घर का बना हुआ था ही था, जिस मनुहार के साथ, जिस प्यार के साथ वो भोजन परोस रहे थे, मैं भीतर से आभार से भरा जा रहा था, खुशी से भरा जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि खड़ा हूं, इनसे गले मिलूं और जोर से रोऊं। इतना प्यार मुझे यहाँ पर मिलेगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। बहुत प्यार के साथ, मनुहार के साथ उन्होंने मुझे भोजन करवाया। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि इतने प्यार, इतना मनुहार लोग जता रहे हैं, मैं इन्हें रिटर्न कैसे करूँगा। मैं बोलने में इतना स्मार्ट, पर उस वक्त तो मेरी बोली पर भी ताला लग चुका था। मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं बोल पा रहा था जो आप वक्त उन्होंने मेरी की थी। बस भीतर से आभार से भरा हुआ था। जब मैं वहाँ से बाहर निकल रहा था, अपने घर के लिए रवाना हो रहा था, उन्होंने एक अच्छा खासा पार्सल भी हमें भर के दिया कि तुम अकेले रहते हो, बैचलर हो, ये भी खा लेना, ये भी खा लेना। खूब सारा खाने का सामान मुझे साथ में बांध कर दिया। लिखते हैं मिस्टर अरुण कि जब मैं वहाँ से घर के लिए रवाना हुआ, बारंबार रास्ते भर में सोच रहा था कि जो अच्छाई उन्होंने मेरे साथ बरती, उस अच्छाई को मैं रिटर्न कैसे करूंगा, बदला कैसे चुकाऊंगा इसका। रास्ते बस सोचते हुए अपने घर पहुंचा। कई दिनों तक मेरे जेहन में वही बातें रही कि उस अच्छाई को मैं रिटर्न कैसे करूं, पर मुझे मौका बदला देने का नहीं मिला। 2 साल दिल्ली में रहने के बाद मेरा ट्रांसफ़र वापस मुंबई हो गया, मैं मुंबई आ गया। 3-4 साल मुंबई में रहने के बाद दोबारा मेरा दिल्ली जाने का काम बना। वापस मुझे नया जॉब वहाँ पर मिल गया। इस बार जब मैं दिल्ली गया तो मेरी पत्नी के साथ और छोटे से बेटे के साथ, मेरी शादी हो चुकी थी, पत्नी और बेटे के साथ मैं दिल्ली पहुँचा। साल भर ही मुझे दिल्ली पहुँचे हुए हो गए कि एक दिन पिताजी का फ़ोन आया कि हमारे कॉम्प्लेक्स में मुंबई में एक दूर के परिचित रहते हैं, वो दिल्ली आने वाले हैं, तो उनके साथ कोई सामान तुम्हें चाहिए तो भिजवा देता हूँ। जो ही मैंने सुना कि वहाँ से, मुंबई से कोई दिल्ली आ रहा है, मैंने झट अपने पिताजी से उनके नंबर मांगे। फ़ोन नंबर लेके मैंने उन्हें फ़ोन किया कि आप जब दिल्ली आ रहे हैं तो आप मेरे यहाँ ही रुकेंगे। अगले ने मना कर दिया क्योंकि हमारा कोई उनसे विशेष परिचय नहीं था, खाली हमारे कॉम्प्लेक्स में रहते थे। पर वो जब आए दिल्ली तो तुरंत स्टेशन से सीधे मेरे घर ही आए मिलने के लिए, और मैंने उन्हें दबाव देके अपने घर ही रोक लिया। और जो सुविधाएं मैं भोग रहा था वही सुविधाएं मैंने उनको दी, बल्कि अतिरिक्त सुविधाएं भी दी। जो हम सुविधाएं भोग रहे थे उससे अधिक सुविधाएं मैंने उन्हें प्रोवाइड की, जितना मैं कर सकता था। थोड़ा दिन हमारे यहाँ रुकने के बाद जब उनका बिजनेस सेट हो गया, उन्होंने अपने लिए घर खरीद लिया, वो मेरे यहाँ से शिफ्ट हो गए। जब वो जा रहे थे मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, आभार से भरे हुए। उनका ये कहना था कि मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप लोग इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ करेंगे। आंखों में आंसू लिए वो निकला और उसने ये भी मुझसे कहा कि मैं तो आपको अपने पिताजी के रूप में देख रहा था, जिनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई थी। लिखते हैं मिस्टर अरुण कि जब वो हमारे घर से विदा हुआ, उसके विदा होने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, थोड़ी संतुष्टि मिली इस बात की कि जो अच्छाई मेरे साथ पहले बरती गई थी मिस्टर ए के द्वारा, जिसके घर मैं गया था डिनर के लिए, वो अच्छाई मैंने कम से कम किसी को तो लौटाई। आगे लिखते हैं मिस्टर अरुण कि ये 2 प्रसंग जो मेरे जीवन में घटित हुए कि मैं उनके घर गया, भोजन करके आया, इस व्यक्ति को मैंने घर में रखा, ये जो 2 प्रसंग मेरे जीवन में घटित हुए, उससे मुझे जो चीज़ें सीखने मिली वो ये कि मिस्टर ए जिनके घर में गया, जिन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छाई भरा व्यवहार किया, डिनर भी करवाया, पार्सल दिया, बहुत मनोहार के साथ भोजन करवाया, मेरे साथ अच्छाई बरती। जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छाई बरतता है, उसके साथ अच्छाई बरतना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। पर हम अब जब इसके प्रति अच्छाई नहीं बरत पा रहे क्योंकि संपर्क में नहीं है, तो जरूरी नहीं जिन्होंने हमारे साथ अच्छाई बरती है उसी के साथ हमें अच्छाई बरतनी है। हम मिस्टर बी के साथ भी जिसे जरूरत है अच्छाई की,
हम अच्छाई बरत सकते हैं। हमें अच्छाई की लाइन आगे बढ़ाते जाना है, रोक नहीं देना। यदि हम यहाँ पर पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के साथ बांटते चले जाना है। लिखते हैं मिस्टर अरुण कि जब मैंने ऐसा करना शुरू किया, अच्छाई आगे बढ़ाने शुरू की, मैंने देखा कि मेरा जीवन भरपूरता से भरता चला जा रहा है और सुंदर बनता जा रहा है और भरपूरता से भरा जा रहा है। अब तो मैं मौका देखता कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ। और जब मैं सामने वाले की मदद करता तो मैं देखता कि जब मैं सामने वाले की ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरतें अपने आप ही पूरी होती चली जा रही हैं। लिखते हैं मिस्टर अरुण कि एक बात का मुझे और एहसास हुआ कि शायद इसलिए ईश्वर हमारी कुछ ज़रूरतें बाकी रख देता है ताकि हम दूसरों की ज़रूरतें पूरी करें तो वो हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके। इसके बाद तो मैंने एक आदत डाल ली कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझे मदद करनी ही करनी है, और मेरा जीवन और अधिक सुंदर होता चला गया। लिखते मिस्टर अरुण कि ये चीज़ तो मैंने आजमाई, साथ ही साथ मिस्टर जगन्नाथ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो चीज़ें अपने जीवन में ढालने के बाद मेरा जीवन और सुंदर होता चला गया। लिखते हैं मिस्टर अरुण आगे कि एक दिन की बात, मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। सामने से हमारे कैंपस में रहने वाले मिस्टर जगन्नाथ भी आ रहे थे। वो आ रहे थे, मैं जा रहा था। आगे वॉक करते करते मैं सहज उनको देखकर बोला गुड मॉर्निंग सर, और आगे बढ़ गया। बिना उसके उत्तर की अपेक्षा किए हुए गुड मॉर्निंग कहते हुए आगे बढ़ गया। जब मैं आगे चला गया, उन्होंने मुझे आवाज़ देके वापस पीछे से बुलाया, नज़दीक बुलाया और मुझसे पूछा अरुण तुमने गुड मॉर्निंग किसको बोला, अपने आप को कि मुझे? बोला सर मैंने आपको बोला। तो बुदबुदा के क्यों बोला? जोर से बोलो ताकि तुम्हारे कानों में भी आवाज़ पड़े, तुम्हारा भी दिन अच्छा हो, सुंदर हो। खाली बुदबुदा के मत बोलो, दिल से बोलो, होठों से मत बोलो, ताकि वो शब्द तुम्हारे कानों में भी पड़े, तुम्हारा दिन भी अच्छा बने। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी और हम उधर खड़े खड़े बात करने लगे आपस में मिस्टर जगन्नाथ के साथ। इतने में हमारे नज़दीक से सायरन बजाता हुआ एम्बुलेंस गया। जो ही हम बातचीत कर रहे थे, नज़दीक से एम्बुलेंस सायरन बजाता हुआ गया। झट जगन्नाथ जी ने बात करना रोक दिया और कहा अरुण अपन थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं, पता नहीं भीतर कौन पेशेंट है जो हमारी प्रार्थना से शायद स्वस्थ हो जाए। थोड़ी सी हमने प्रार्थना की। वो प्रार्थना होने के बाद मुझसे बोले कि उस पेशेंट के तो हमने प्रार्थना कर ली, उस रोगी के लिए तो, कि उसे ईश्वर स्वस्थ कर दे, पर उसके परिवार के सदस्य भी उसके साथ होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी अगर परिवार का सदस्य इस तरह अस्वस्थ है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसके परिवार के सदस्यों को शक्ति दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य। वापस प्रार्थना की। फिर जब अपनी बातें कर ही रहे थे हम लोग, इतने में एक स्कूल जाता बच्चा नज़दीक से जा रहा था। नमस्ते अंकल, उसने जगन्नाथ जी से कहा। जगन्नाथ जी ने उस बच्चे से कहा कि आज इतनी जल्दी कैसे जा रहे हो, तुम्हारा तो 11 बजे का स्कूल होता है। बोला अंकल आज मेरी एग्ज़ाम है। तो ठीक है तुम जाओ, विश यू गुड लक, तुम्हारे लिए हम प्रार्थना करेंगे कि तुम जितने मार्क्स चाहते तुम्हारे उतने मार्क्स आए, तुम जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते तुम्हारा उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, उससे प्रार्थना की। मैं उनका रवैया देख रहा था, कैसे वो हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद हम थोड़ा सा साथ साथ में वॉक करने लगे। रास्ते में वो दिवाली का समय, सब दिए के लिए बेचने वाले काउंटर खड़े थे, सब्जियों के लिए काउंटर खुलते जा रहे थे, सब स्टॉल बना रहे थे। और मैंने देखा जगन्नाथ हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता जा रहा था कि जिस भाव से ये अपना स्टॉल खोल रहा है, इसका सामान खूब बिके, ईश्वर इसकी मदद कीजिए, इसे आशीर्वाद दीजिए, इस तरह। और मुझे भी सीखने बहुत कुछ मिल रहा था। लिखते हैं मिस्टर अरुण कि जो चीज़ें उस सुबह मैंने सीखी मिस्टर जगन्नाथ से कि हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी है, मैंने भी वो शुरू किया। और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि आज यदि जगन्नाथ अच्छा जीवन जी रहा है तो क्यों जी रहा है, इतने लोगों के लिए जब वो प्रार्थना करता है तो क्या उसे वहाँ से आशीर्वाद नहीं मिलेगा क्या? तो आज हमने 3 प्रसंग सुने, अनामिका से, रामलाल जी जोशी से और मिस्टर अरुण से।
अनामिका ने एजुकेशन यात्रा शुरू की, कैसे गरीब बच्चों को देना है। अध्यात्म मिस्टर राघव कहते हैं कि ठीक है, आप यदि हर बच्चे की फीस नहीं भर सकते, उतना सामर्थ्य नहीं है, पर जो कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना कीजिए। श्री रामलाल जी जोशी ने कहा किस तरह निस्वार्थ उन्होंने लोगों की सेवा की और किस तरह रिटर्न में उन्हें वो चीज़ें प्राप्त हुई। चूँकि कल्याण में प्रसंग था, प्रसंग सत्य घटित है। तीसरा मिस्टर अरुण, कि जो व्यक्ति आपके साथ अच्छाई बरतता है, आपका मन करता है कि मैं बदले में भी अच्छाई बरतूं, कितना कुछ उसके लिए कर दूं। कई बार आपको मौका मिलता है, कई बार मौका नहीं भी मिलता, और जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा करता है उसके लिए अच्छा करना आपके लिए बेहद आसान होता है। पर जरूरी नहीं जिस व्यक्ति ने आपके साथ अच्छाई बरती है वो अच्छाई हमें उसे ही लौटाना है। जिसे जरूरत है मदद की, उसे मदद कीजिए और ये चेन आगे बढ़ाते रहिए। आप दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते रहेंगे, ईश्वर आपकी ज़रूरतें पूरी करता रहेगा। तो ये खाद, ये बीज, जो बीज आपने रोपा था, बोया था, खाद पानी किस तरह देना है, आप ये 3 प्रसंगों से अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब एक काम करेंगे हम लोग, चूँकि अब सीधे हम 10 फरवरी के दिन मिलेंगे फैमिली सत्संग में, वैसे बीच में मिलेंगे पर फैमिली सत्संग सीधे अब जाके 10 फरवरी को होगा और यहीं पर होगा। समय हमारा वही 11 से 12:30 का। 3 महीने आपके हाथ में। अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव कहते हैं कि जो कुछ भी आप जीवन में पाना चाहते हैं, क्योंकि सब हर व्यक्ति की कामनाएं अलग अलग है, तो एक रीत शुरू करते हैं। एक छोटी सी 100 पेज की आप नोटबुक खरीद लीजिएगा आज की आज, है ना। आज आपने तीनों स्टोरी में क्या देखा है? देना है, देना है, देना। तीनों कहानियां क्या कह रही थी आपसे? खाद पानी भी आप देते ही है ना, तब जाके वो आपको फलित होकर फल देता है। तो दिन भर, रात को आपको उस नोटबुक में लिखना है कि दिन भर में आपने कितनों को क्या क्या दिया। चाहे शब्दों से दिया, चाहे वस्तु दी, चाहे और कुछ दिया या प्रार्थना की आपने। दिन भर में और कुछ भी यदि नहीं कर सकते तो राघव कहते हैं कि एक चॉकलेट तो भी किसी को दीजिए, उतना तो भी दीजिए, उसमें लिखे कि आज मैंने ये किया है, दिया है अपने हाथों से। वो भी यदि आपसे नहीं हो पाता समझो, तो किसी के लिए आपको प्रार्थना करनी है। जिसको भी आप लेंगे प्रार्थना करने के लिए, आज 3 महीने तक उसी के लिए प्रार्थना करनी है। और यदि आपको पता है कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए है, तो आपको उस अनुसार प्रार्थना करनी है कि ईश्वर हे नारायण उसे वो वस्तु उसके जीवन में मिल जाए, लिखना है। और फिर आप देखिए 3 महीने बाद जब आप आएंगे तो कितना कुछ आपके पास शेयरिंग करने के लिए होगा कि हमने जब इस तरह देना शुरू किया तो किस तरह हमारे जीवन में चीज़ें आने शुरू हो गई। और देते वक्त बहुत प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ कि जो चीज़ें हम दे रहे हैं सामने वाले को बहुत फलित हुई है, चाहे तन स्वस्थ हुआ है, चाहे मन स्वस्थ हुआ है, चाहे धन स्वस्थ हुआ है, आशीर्वाद के साथ आपको देना है, देना है, देना है। कौन कौन कमिटमेंट कर रहा है कि हम 100 पेज की नोटबुक खरीदेंगे, ऐसा करेंगे और आकर आपसे अगले 10 फरवरी को शेयर करेंगे? कितने हाथ आते थे नीचे? कितने लोगों ने हाथ उठाया? क्या 90% हाथ तो उठ गए? 100% पक्का? नारायण नारायण। विश यू गुड लक। आप सभी के लिए नया साल ढेर सारे सुख शांति समृद्धि लेकर आए, यही भाव, यही चाव। नारायण नारायण। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू, नारायण ब्लेस यू।